दोस्तों, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक ऐसी किताब है जिसका नाम हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है। बिल्कुल। ये उन किताबों में से है जो दशकों से बेस्टसेलर रही हैं। पर सवाल ये है कि आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में क्या ये आदतें, क्या ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि हम अक्सर इफेक्टिवनेस को प्रोडक्टिविटी हैक्स या ऐप से जोड़कर देखते हैं। हाँ, कोई नई तकनीक आएगी और सब बदल देगी। एग्जैक्टली और स्टीफन कोवी इसी सोच पर सवाल उठाते हैं। उनका तर्क है कि सच्ची प्रभावशीलता वो बाहर से नहीं, वो अंदर से आती है। ये हमारे चरित्र का, हमारी आदतों का नतीजा है। और उनका एक विचार जो इस पूरी चर्चा की नींव है वो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में फिर हकीकत में। इसका मतलब है कि अगर हमें अपने नतीजों को बदलना है तो पहले अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। तो आज हम इन 7 आदतों को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि उन्हें आज के दौर में परखेंगे। बिल्कुल। हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले खुद पर महारत, जिसे कोवी प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं। फिर दूसरों के साथ मिलकर काम करना, यानी पब्लिक विक्ट्री। और आखिर में खुद को हमेशा तैयार रखना। बिल्कुल। तो चलिए पहली और सबसे बुनियादी आदत से शुरू करते हैं, जो प्राइवेट विक्ट्री की नींव है। प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनना। ज्यादातर लोग इसका मतलब समझते हैं कि पहल करना या आगे बढ़ के काम करना, लेकिन कोवी का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? हाँ, बहुत गहरा। प्रोएक्टिव होने का असली मतलब है अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना। ये समझना कि आपके और आपके साथ होने वाली किसी भी घटना के बीच एक खाली जगह है, एक गैप। हाँ, एक गैप। और उस जगह में आपके पास चुनने की आजादी है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ज्यादातर लोग रिएक्टिव होते हैं, जैसे ट्रैफिक में फंसे और गुस्सा आ गया, बिल्कुल, या किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ कहा और तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। ये रिएक्शन है। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान उस खाली जगह का इस्तेमाल करता है। वो सोचता है ठीक है, मैं ट्रैफिक में हूँ, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। क्या मैं इस समय कोई पॉडकास्ट सुन सकता हूँ या कोई जरूरी फोन कॉल कर सकता हूँ? ये रिस्पॉन्स हुआ। एकदम सही। तो असली ताकत हालात को बदलने में नहीं, बल्कि अपने रिस्पॉन्स को चुनने में है। क्योंकि भारी हालात हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन हमारा रिस्पॉन्स हमेशा होता है। हमेशा। जब हम अपनी समस्याओं के लिए मौसम को, सरकार को या अपने बॉस को दोष देना बंद कर देते हैं, तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। ठीक है। तो जब एक बार को इंसान अपने रिस्पॉन्स की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है तो अगला सवाल उठता है, जिम्मेदारी किस दिशा में, हमें जाना कहाँ है? और मुझे लगता है यहीं पर दूसरी आदत काम आती है। बिल्कुल। दूसरी आदत है अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप जंगल में बड़ी मेहनत से पेड़ काट रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं, बहुत पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी है तो सारी मेहनत बेकार है। सारी मेहनत बेकार। और ये बहुत होता है। लोग सालों साल मेहनत करते हैं, प्रमोशन पाते हैं, और फिर एक दिन एहसास होता है कि अरे ये तो वो काम है ही नहीं जो मैं करना चाहती थी। वो उस सीढ़ी पर बहुत ऊपर चढ़ गए जो गलत इमारत से लगी हुई थी। इसलिए ये आदत कहती है कि कुछ भी बड़ा शुरू करने से पहले ये तय करें कि आपकी मंजिल क्या है। कोवी तो यहां तक कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप अपने अंतिम संस्कार में हैं। आप क्या चाहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहें? एक अच्छे दोस्त, एक इनोवेटिव लीडर, एक प्यार करने वाले माता पिता। जब ये विजन साफ होता है ना, तब रोजमर्रा के फैसले आसान हो जाते हैं। अपने आप सही दिशा में जाने लगते हैं। आप उन कामों को ना कहना सीख जाते हैं जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। तो पहली आदत हमें अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनाती है, और दूसरी आदत हमें मैप देती है कि जाना कहाँ है। लेकिन गाड़ी चलाने और मैप होने के बाद भी रोज के ट्रैफिक से तो निपटना पड़ता है ना। मतलब रोजमर्रा के काम, ईमेल्स, मीटिंग्स, इन सब के बीच अपने बड़े लक्ष्य पर कैसे काम करें? और यहीं पर प्राइवेट विक्ट्री की तीसरी और सबसे प्रैक्टिकल आदत आती है। पहले जरूरी काम करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है ना? नहीं, ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट के बारे में है। कोवी कामों को 4 हिस्सों में बांटते हैं। एक है जरूरी और तत्काल, मतलब अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। क्राइसिस, आग बुझाना। हाँ। फिर है जरूरी पर तत्काल नहीं, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तीसरा, तत्काल पर जरूरी नहीं, जैसे कई फोन कॉल्स या ईमेल्स। सही। और चौथा, न तत्काल न जरूरी, मतलब टाइम वेस्ट। ज्यादातर लोग अपना पूरा दिन पहले और तीसरे खाने में बिता देते हैं। संकट सुलझाने में और दूसरों के कामों में। बिल्कुल।
जबकि असली ग्रोथ और सफलता उन कामों से मिलती है जो जरूरी पर तत्काल नहीं वाले खाने में आते हैं। जैसे एक नई स्किल सीखना, अपनी सेहत पर ध्यान देना, रिश्तों को मजबूत करना, भविष्य के लिए योजना बनाना। ये वो काम है जिन्हें हम अक्सर टालते रहते हैं क्योंकि इन पर कोई डेडलाइन नहीं होती। प्रोएक्टिव लोग अपना ज्यादातर समय इसी दूसरे खाने में बिताते हैं ताकि पहले खाने में संकट पैदा ही कम हो। तो ये पहली 3 आदतें, प्रोएक्टिव बनना, लक्ष्य तय करना और जरूरी कामों को प्राथमिकता देना, ये हमें अंदर से मजबूत बनाती है। ये प्राइवेट विक्ट्री है। लेकिन हम अकेले तो रहते नहीं हैं। असल चुनौती तब आती है जब इस आंतरिक मजबूती को बाहरी दुनिया यानी हमारे रिश्तों और काम में लागू करना हो। हाँ, और यहीं से पब्लिक विक्ट्री का सफर शुरू होता है। राइट? क्योंकि जब तक आप खुद के साथ किए वादे पूरे नहीं कर सकते, तब तक आप दूसरों के साथ किए वादे भी नहीं निभा सकते। पब्लिक विक्ट्री की शुरुआत चौथी आदत से होती है, जीत जीत की सोचें। थिंक विन विन। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल है? मान लीजिए आप एक जरूरी प्रमोशन के लिए किसी सहकर्मी से मुकाबला कर रहे हैं, वहां विन विन कैसे होगा? पोस्ट तो एक ही है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ज्यादातर लोग जीवन को एक मुकाबले की तरह देखते हैं, विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो। उन्हें लगता है कि सफलता एक केक की तरह है, अगर किसी और ने टुकड़ा ले लिया तो मेरे लिए कम बचेगा। सही। लेकिन विन विन की सोच आती है अबंडेंस मेंटालिटी से, जो मानती है कि केक बहुत बड़ा है, सबके लिए काफी है। आपकी प्रमोशन वाले उदाहरण में हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में एक ही व्यक्ति को प्रमोशन मिले, लेकिन विन विन मानसिकता वाला व्यक्ति सोचेगा कि कैसे दोनों का फायदा हो सकता है। हाँ, वो सोचेगा क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट पर मिलकर इतना अच्छा काम करें कि मैनेजमेंट को एक नहीं बल्कि 2 नई पोजीशन बनानी पड़े। अच्छा? या अगर तुम्हें ये प्रमोशन मिलता है तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक बनूंगा, क्योंकि तुम्हारी सफलता टीम की सफलता है। ये सिर्फ एक लेन देन नहीं, ये रिश्ते बनाने के बारे में है। यानी ये शॉर्ट टर्म जीत से ज्यादा लॉन्ग टर्म विश्वास और सहयोग पर ध्यान देना है। और ये विश्वास बनाने के लिए शायद 5वीं आदत सबसे जरूरी है। कौन सी? पहले दूसरों को समझें, फिर अपनी बात समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। ये शायद इन सभी आदतों में सबसे मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल, क्योंकि हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जैसे ही कोई बोलना शुरू करता है, हम मन ही मन अपना जवाब तैयार करने लगते हैं। बिल्कुल। हम समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। हाँ, कवि इसे एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं और नजरिए को समझना। मुझे लगता है कि आज के पोलराइज्ड माहौल में, जहां हर कोई सिर्फ अपनी बात चिल्ला रहा है, ये आदत और भी जरूरी हो गई है। बहुत ज्यादा। किसी की बात को गहराई से समझने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे सहमत हैं, लेकिन ये बातचीत का पहला कदम तो है। बिल्कुल। जब सामने वाले को ये महसूस होता है कि आपने सच में बिना किसी जजमेंट के उसकी बात को समझा है, तो वो रक्षात्मक होने की बजाय आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार हो जाता है। तब आप समस्या की एक ही तरफ खड़े होते हैं, आमने सामने नहीं। एग्जैक्टली। और यहीं से पब्लिक विक्ट्री की छठी आदत का जन्म होता है, सिनर्जी बनाएं। सिनर्जी, ये एक ऐसा शब्द है जो कॉर्पोरेट मीटिंग्स में बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है कि संपूर्ण अपने हिस्सों के जोड़ से बड़ा होता है। ये वो स्थिति है जहां 1 + 1 = 2 नहीं, बल्कि 3, 10 या 100 भी हो सकता है। अच्छा। जब अलग अलग सोच और नजरिए वाले लोग एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करते हुए एक कॉमन लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो वो ऐसे समाधान निकाल सकते हैं जो कोई अकेला व्यक्ति कभी सोच ही नहीं सकता था। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। सोचिए पिक्सर की फिल्मों के बारे में। वहां कहानी लिखने वाले, एनिमेटर, म्यूजिक डायरेक्टर सब मिलकर काम करते हैं। वे एक दूसरे के विचारों को चुनौती देते हैं, उन पर बहस करते हैं, लेकिन सम्मान के साथ। इसी सिनर्जी का नतीजा है कि टॉय स्टोरी या अब जैसी फिल्में बनती हैं, जो सिर्फ अच्छी एनिमेशन नहीं, बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानियां होती हैं। बिल्कुल। ये सिनर्जी तब पैदा होती है जब टीम ये मानती है कि हर सदस्य का अलग नजरिया एक खतरा नहीं, बल्कि एक संपत्ति है। तो विन विन सोचना, पहले दूसरों को समझना और फिर सिनर्जी बनाना, ये तीनों आदतें हमें दूसरों के साथ मिलकर असाधारण परिणाम हासिल करने में मदद करती हैं। सही। और अब हम आते हैं आखिरी यानी 7वीं आदत पर, जो एक तरह से इन सभी 6 आदतों को एक साथ जोड़े रखती है। हाँ, 7वीं आदत है आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। ऐसी कहानी बहुत दिलचस्प है। बताइए।
एक लकड़हारा बड़ी मेहनत से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है, घंटों से लगा हुआ है, लेकिन पेड़ कट नहीं रहा। वो थक गया है, पसीने में है। एक राहगीर उसे देखकर कहता है, तुम थोड़ी देर रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? तो लकड़हारा जवाब देता है, मेरे पास आरी तेज करने का समय नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। और हम सब अक्सर उस लकड़हारे की तरह ही बर्ताव करते हैं, काम काम और काम, और हम खुद को तेज करना भूल जाते हैं। हम बर्नआउट की कगार पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रुकने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल। कोवी कहते हैं कि हमें खुद को 4 आयामों में लगातार रिन्यू करना चाहिए। पहला है शरीर यानी बॉडी, व्यायाम, आराम। हाँ। दूसरा है दिमाग यानी माइंड, पढ़ना, लिखना, नई चीजें सीखना। तीसरा है दिल या हार्ट यानी हमारा सामाजिक और भावनात्मक जीवन, परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते बनाना। और चौथा है आत्मा यानी सोल, ध्यान करना, प्रकृति में समय बिताना या अपने मूल्यों पर चिंतन करना। ये आदत एक तरह से बाकी 6 आदतों को ऊर्जा देती है। अगर आपकी आरी ही तेज नहीं होगी तो आप प्रोएक्टिव कैसे बनेंगे या सिनर्जी कैसे बनाएंगे? सही बात है। आज की हसल कल्चर वाली दुनिया में जहां हमेशा ऑन रहने का दबाव होता है, ये आदत शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। खुद पर निवेश करना स्वार्थ नहीं है, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये आदत हमें याद दिलाती है कि हम खुद अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, और इस संपत्ति का ध्यान रखना ही सबसे जरूरी काम है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि सच्ची प्रभावशीलता किसी शॉर्टकट या ऐप से नहीं आती। ये एक अंदरूनी सफर है जो जिम्मेदारी लेने से शुरू होता है, एक स्पष्ट दिशा तय करता है, प्राथमिकताओं को समझता है, दूसरों के साथ सहयोग करना सिखाता है, और अंत में खुद को लगातार बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये आदतें कोई चेकलिस्ट नहीं है जिन्हें एक बार टिक कर दिया और काम खत्म। ये एक आजीवन अभ्यास है। सही। आप इनमें कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर होने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो किताब से सीधी प्रेरणा लेते हुए हम कह सकते हैं, आज से ही अपने कामों की जिम्मेदारी लीजिए, अपने लक्ष्यों का एक स्पष्ट विजन बनाइए, उन चीजों को प्राथमिकता दीजिए जो जरूरी हैं, न कि सिर्फ तत्काल, और दूसरों को सच में समझने की आदत डालिए। बिल्कुल। और मैं इस चर्चा को एक विचार उत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करना चाहूंगा। स्टीफन कोवी ने यह किताब 30 साल से भी पहले लिखी थी। आज की इस हाइपर कनेक्टेड AI ड्रिवन दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी ज्यादा हैं, क्या इन 7 आदतों के अलावा कोई 8वीं आदत भी होनी चाहिए? और अगर हाँ, तो वो क्या होगी?